Welcome to Rapid Boom. गुड मॉर्निंग ऑल। रैपिड बूम में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है सूरज आनंद। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरे पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और उसी के साथ साथ मैंने काफ़ी सारे पेपर्स भी क्लियर किए हैं, जो कि 2017 में इंडिया का पेपर, 2018 में एसएससी सीएचएसएल का, 2019 में एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का और 2020 में आईबीपीएस आरआरबी पीओ का, जिसे हम ऑफिसर स्केल 1 भी कहते हैं। उसी के साथ साथ अभी आई एम करेंटली वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी से याद ये आया कि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक डाल दिया है। मेरा नाम डालने से आपको वहाँ 10% का ऑफ़र मिलेगा, कोई सभी सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन आप अगर कराते हैं तो। और बिना टाइम वेस्ट करे आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया मेरा फेवरेट टॉपिक है, और जब मेरा फेवरेट है तो पता ही होगा कितना अच्छा से मैं बता सकता हूँ। और फिर तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिडिवल इंडिया। तो मिडिवल इंडिया की मैं बात करूँ तो ये क्लास 7th की एनसीईआरटी है और ये पहला चैप्टर है। तो मिडिवल इंडिया स्टार्ट करने का रीज़न मेरा यही है कि पहले एंशिएंट, मिडिवल, फिर मॉडर्न, फिर एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, धीरे धीरे करके हम ख़त्म करेंगे बहुत प्यार से, और सब बहुत आसान लगेगा। कोई डेट्स रटने की ज़रूरत नहीं है, डेट्स सब यहीं समझ आ जाएगा। कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे वीडियो मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि जो नोट्स बनाने का जो एक तौर तरीका चलता आ रहा है उसे कहीं ना कहीं ख़त्म भी करना है, क्योंकि नोट्स में आपका दिमाग सिर्फ नोट्स तक ही रहता है। और हमें यार हिस्ट्री है तो हिस्ट्री हमें थिंकिंग से भी ऊपर रखनी चाहिए कि भाई इतनी प्यारी चीज़ है, और अगर उसे लिखावटी में रखोगे तो वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा। उसे दिमाग में रखो, चीज़ों को आसान रखो, क्योंकि चीज़ें आसान भी है, और उसे कहानी की तरह याद करो और पेपर में आए तो लिखते जाओ। आप सभी को तो पता ही है कि जादू दिखाने का बहुत शौक़ है मुझे, और इससे होता है क्या कि चीज़ें आसानी से याद रहती हैं कहानी की तरह, और जो टाइम फ्रेम है उसमें ज़्यादा झिकझिक करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधा दिमाग में जाके बैठ जाता है अगर आप 2 से 3 बार इस चीज़ों को देख लें। तो आइए देखते हैं क्या है। तीन टाइम लिखा है मैंने, और ये क्या है 550 CE। अगर आप सभी को याद होगा तो एंशिएंट इंडिया में हमने गुप्ता एज के बारे में पढ़ा था। तो ये 550 तक गुप्ता एज रहा था, और 550 से 750 तक का जो टाइम है वो था लेटर गुप्ता एज। और फिर उसके बाद 750 से लेके 1750 तक, कम से कम यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 1000 साल की, इस टाइम को हम कहते हैं मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो वेल, अगर हम इतने पार्ट की बात करें तो इस पार्ट में हमने एंशिएंट इंडिया में देखा था कि इस जगह पे जो रूल कर रहा था राजा, वो था, पहला राजा था हर्षवर्धन, पावर में आया था। फिर आया था चालुक्य डायनेस्टी, फिर आए थे पल्लवास जो साउथ में रूल कर रहे थे इस टाइम। यहाँ आते आते तक 750 से 1000 CE तक की बात करें तो ये होता है अर्ली मेडिवल। 1000 से 1200 तक की मैं बात करूँ तो वो होता है राजपूत किंगडम, राजपूतों का किंगडम। और फिर 1206 के बाद कम से कम 1526 तक का जो टाइम फ्रेम है, इसे हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। यानी कि इस्लामों का जो राइज़ है इंडिया में वो स्टार्ट हो चुका था 1206 के बाद, और
1526 तक का जो टाइम है तब तक, 1526 से लेके 1707 का पीरियड है, ये पीरियड रहा था मुग़ल का। और फिर 1707 से 1750 का जो टाइम है वो आ गया था EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो फिर अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कब किस टाइम पे क्या था और कौन सा डायनेस्टी रूल कर रहा था। सो वेल, एंशियंट में हमने बात करा था सोर्सेज का। तो एंशियंट में जो सोर्सेज हुआ करते थे वो होते थे टूल्स, लाइक कॉइन्स, लाइक बिल्डिंग्स। लेकिन अगर मिडीवियल की बात करें तो मिडीवियल में जो सोर्स हुआ करता है यानी जो सोर्स हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ होता था मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स का तो मतलब मैंने आपको एंशियंट में काफ़ी अच्छे से बताया ही था। सो वेल, अब देखते हैं इस टेबल को ध्यान से फिर से। तो इस टेबल में एक चीज़ आपको दिखेगा, 1000 से 1200 तक का जो टाइम फ्रेम था, इस टाइम में यहाँ पे फॉरेन अटैक्स होना स्टार्ट हो चुके थे। बहुत सारे राजा आए, मैं बताऊंगा जैसे ईरान से, अफ़गानिस्तान से, हमारे पास 1026 में मोहम्मद गजनी आया था। फिर उसके बाद 1191 और 1192 में मोहम्मद घोरी आया था। सो इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ जब मैं इस टाइम पे आऊँगा। सो अब हम देख लेते हैं कि अब मैं बनाऊँगा आपके सामने दो तीन मैप बनाऊँगा इंडिया के, और उसमें ये समझ आएगा आपको कि इस टाइम से इस टाइम तक कौन सी डायनेस्टीज़ पावर में थी और कैसे चाहती थी कि मेरा और एम्पायर बढ़े। सो वेल, मैप नंबर 1 और मैप नंबर 2। सो ये जो पहला मैप है ये मैं आपको बताऊंगा 750 से लेके 1000 तक के टाइम फ्रेम के बीच में कौन सी डायनेस्टीज़ थी, और फिर उसके बाद 1000 से लेकर 1200 तक का जो टाइम फ्रेम था इंडिया में कौन सी डायनेस्टीज़ रूल करती थी किस जगह पे। किताब में देखो तो आपको पता चलेगा कि कन्नौज, KANAUJ जो स्पेलिंग है आज का, लेकिन पहले टाइम में लिखते थे QANAUJ। कन्नौज का सिग्निफिकेंस काफ़ी अच्छा है, मतलब एक पावरफुल एम्पायर माना जाता था उस टाइम का, और जो भी राजा आता था वो सबसे पहले यही चाहता था कि भाई कन्नौज मेरा हो। तो चलिए देखते हैं आगे। 750 का जो टाइम फ्रेम है, तो 750 के टाइम में अगर राजस्थान की बात करूँ मैं, तो यहाँ हुआ करते थे गुर्जर प्रतिहार। फिर उसके बाद मैं बात करूँ कन्नौज की, जो कि मैंने बताया था काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे हर्षवर्धन रूल करता था, जो कि मैंने आपको बताया कि लेटर गुप्ता पीरियड का ये राजा है, और कन्नौज में था ये, जो कि काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंस है इसका। फिर उसके बाद पाल डायनेस्टी जो हुआ करती थी वो बंगाल में, और फिर आगे डेक्कन में मतलब साउथ में आपकी डायनेस्टी हुआ करती थी राष्ट्रकूटाज। और फिर उसके कावेरी रिवर के नीचे, ये कावेरी रिवर है, इसके नीचे आती थी आपकी चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी का हमारे आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंस है, या फिर कहिए तो काफ़ी अच्छा रोल है, क्योंकि चोला आर्ट ऑफ स्कूल वगैरह मतलब
काफ़ी कुछ दिया है हमारे साउथ इंडिया को चोला डायनेस्टी ने। सो वेल, कन्नौज की बात करूँ तो यहाँ गुर्जर प्रतिहार भी चाहते थे कि कन्नौज मेरा हो, राजपूत राज भी चाहते थे कि कन्नौज मेरा हो, और पाल डायनेस्टी भी चाहते थे कि कन्नौज मेरा हो। सो कन्नौज के लिए लड़ाई थी। मैंने आपको पहले बताया कि कन्नौज काफ़ी पावरफुल एम्पायर हुआ करता था। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ 1000 से 1200 तक का जो टाइम है उसकी, तो उस टाइम में जो आपके राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार तो थे ही, और पाल डायनेस्टी बंगाल में था ही। इसके अलावा कन्नौज में और फिर मतलब पहले की जो डायनेस्टी थी, मतलब 750 से 1000 तक के पहले की, उनमें से बाकी जो 2 डायनेस्टीज़ थी, राजपूतास और जो चोला डायनेस्टी, जो कि यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पे आ गई थी, लेकिन इस टाइम में उनका रोल उतना नहीं था और वो ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद जो नई नई डायनेस्टीज़ आई, वो डायनेस्टी आई आपकी गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में पाल डायनेस्टी, और फिर गुजरात में एक डायनेस्टी आई जिसे कहते हैं सोलंकी डायनेस्टी। और फिर उसके बाद कन्नौज में मैंने आपको बताया तो यहाँ आई थी गढ़वाल डायनेस्टी। और फिर उसके बाद दिल्ली में आपकी आई थी तोमर डायनेस्टी, यानी जाट्स थे। और फिर उसके बाद अजमेर में यानी राजस्थान में ही आपकी डायनेस्टी आई थी, वो डायनेस्टी थी चौहान डायनेस्टी। फिर उसके बाद एमपी की मैं बात करूं तो एमपी में आई थी चंदेल डायनेस्टी, और एमपी के ही थोड़े नीचे आई थी परमार डायनेस्टी। फिर ये सारी डायनेस्टीज़ आई आपकी 1000 से 1200 तक के टाइम फ्रेम में, और काफ़ी तगड़ा अफेक्ट छोड़ के जाते हैं ये इंडिया पे। और फिर उसके बाद अगर 1200 के बाद की बात मैं करूँ तो 1200 के बाद मैंने आपको बताया डिक्लाइन हो जाता है राजपूत का। और डिक्लाइन कैसे होता है मैं बताऊं। इस टाइम में यहाँ पे मैंने बताया था कि फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो चुका था। पहले मोहम्मद गजनी आया, और फिर उसके बाद 1026 में गजनी आया, और 1191 और 92 में 2 बार मोहम्मद गौरी आया। सो फिर उसके बाद चीज़ें देखिए कैसे चलती हैं। और जैसे देखिए जो मोहम्मद गजनी आया उसने गुजरात में अटैक करके सोमनाथ को वो लूट करके गया वापस अपने देश। और फिर उसके बाद 1191 और 92 में 2 बार मोहम्मद गौरी आया, और इस टाइम में अजमेर में हमारे चौहान साहब थे यानी पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने 1191 में उनसे लड़ाई हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरान, TERRIAN, और जिसमें कि उन्होंने मोहम्मद गौरी को भगा दिया वापस अपने देश। और फिर 1192 में फिर वो आया जिसे सेकंड बैटल ऑफ टेरान कहते हैं, और उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है यानी डिक्लाइन हो जाता है राजपूतों का, और जो इस्लाम पावर है इंडिया में आ जाता है। और मोहम्मद गौरी के आने के बाद मुस्लिमों में यानी इस्लामों में ऐसा रहा है कि वो कभी भी जैसे कोई राजा है और डेथ हो जाती है सडन, या फिर कोई बीमारी हो जाती है, या फिर हार हो जाती है किसी और जगह से, तो वहाँ का जो युवराज है यानी जो उत्तराधिकारी है वो कभी डिसाइडेड नहीं होता है। क्योंकि होता यही है कि उनके भाई भतीजे वगैरह आपस में लड़ते रहते हैं इन सारी चीज़ों के लिए। सो उन राजाओं को बेटों से, भाई भतीजों से ज़्यादा विश्वास होता है स्लेव पे। यानी स्लेव का आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, मलिक काफूर को आप जानते ही होंगे, वो उसका स्लेव था और काफ़ी अच्छा रोल था उसका भी। तो ऐसे ही हमारे इस्लाम के जो राजा हुआ करते थे वो स्लेव पर ही विश्वास रखते थे। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया 1192 में गौरी जीत गया अजमेर की गद्दी, तो फिर उसके बाद उसने जो अपना स्लेव था, मैं आपको बताता हूँ, जो उसका स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम था उसका कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको बिठाया दिल्ली की राजगद्दी पे, और उस बंदे ने अपना एक अलग डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कर दी।
तो चलिए आगे देखते हैं। सो 1206 यानी 1200 के बाद जो हमारे हिंदू राजा थे, यानी जो चौहान डायनेस्टी, राजपूत डायनेस्टी थी, उसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। और मैंने अभी जैसा आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्लेव था किसका, मोहम्मद घोरी का, उसने अपना एक डायनेस्टी स्टार्ट कर दिया, स्लेव डायनेस्टी। सो फिर हमारा 1206 से लेके 1226 तक का जो टाइम फ्रेम है, इसमें 5 डायनेस्टीज़ आई थी, काफ़ी अच्छी अच्छी और काफ़ी पॉपुलर टाइप। तो पहली डायनेस्टी की मैं अगर बात करूं, तो जो पहली डायनेस्टी थी वो थी स्लेव डायनेस्टी, और वो रही थी 1206 से लेके 1290 तक। और फिर उसके बाद आई थी आपकी खिलजी डायनेस्टी, जो कि रही थी 1290 से लेकर 1320 तक। फिर उसके बाद आई थी आपकी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी आपकी आई थी 1320 से लेके 1414 तक। खिलजी डायनेस्टी में ही आपके थे अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, पद्मावत मुगल में जो था। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक और फॉरेन अटैक होता है तैमूर का, 1414 के आसपास। तो तैमूर ने अटैक करते ही अपने डायनेस्टी यानी सैयद डायनेस्टी को बिठा दिया। 1414 से लेकर 1450 तक, 1450, हाँ 1450 या फिर 1451 के आसपास तक का जो टाइम है उसमें उसको बिठा दिया। और फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी के बाद आई लोधी डायनेस्टी, जो कि 1451 से लेके 1526 तक की थी। सो वेल, अब 1526 यानी जो अब टाइम फ्रेम है वो मुगल का आने वाला है, और 1451 में आपको पता है लोधी डायनेस्टी आई थी। तो फिर अब मैं बताऊं, जो लास्ट किंग था इसका लोधी डायनेस्टी का, वो था इब्राहिम लोधी। और लास्ट किंग क्यों था, क्योंकि देखो हुआ क्या कि एक और यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन होता है बाबर का। बाबर अपने आप को बताता था कि मैं तैमूर का भतीजा हूँ, यानी तैमूर के रिलेशन में हूँ मैं, और तभी इतना पावरफुल हूँ। और वाकई वो पावरफुल था, क्योंकि इसने अपने बैटल में पहली बार मोबाइल कैनन का यूज़ किया था। इससे पहले आज तक कभी किसी राजाओं ने या फिर कभी किसी किंगडम ने मोबाइल कैनन नहीं देखे थे, और इसने यूज़ किया। और काफ़ी छोटी टीम को लेके वो उतरा था मैदान में, और काफ़ी बड़ी टीम को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसके पास नए नए टेक्नोलॉजी हुआ करते थे। और फिर उसके बाद इब्राहिम लोधी, जो लास्ट किंग था लोधी डायनेस्टी का, वो हार जाता है। और फिर यहाँ शुरुआत होती है 1526 से लेके 1707 तक का जो टाइम फ्रेम है, ये आता है मुगल का। सो वेल, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोधी डायनेस्टी थी ये थी फर्स्ट पठान डायनेस्टी। ये अपने आप को पठान कहते थे कि हम हैं यहाँ के पठान। और दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या है? दिल्ली का मतलब दिल्ली, और सल्तनत का मतलब ये होता है कि जो इस्लाम किंग जब पहली बार इंडिया आए, तो वो अपने आप को सुल्तान कहते थे। वो ये कहते थे कि मैं हूँ यहाँ का सुल्तान किंग या सुल्तान राजा, या यहाँ का सुल्तान मैं हूँ। तो सुल्तान से ही सल्तनत हमारा बना है। सुल्तान मतलब किंग, और सल्तनत मतलब वहाँ का एम्पायर। सो वेल, इब्राहिम लोधी के हारने के बाद 1526, तो यहाँ हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। सो बाबर और इब्राहिम लोधी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के होने के बाद बाबर आ जाता है दिल्ली की राजगद्दी पे, और मुग़ल एम्पायर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। सो वेल, अगर हम टाइम फ्रेम देखें मुग़लों का, तो 1526 1707, यानी औरंगजेब मरा था लास्ट 1707 में। उसके बाद भी अगर एक टाइम देखें तो
1857 तक जो मुग़ल था, मतलब 1526, 1707 और 1857, टोटल मुग़ल तो यहाँ तक का टाइम फ्रेम कवर करते हैं। लेकिन 1707 के बाद जो भी मुग़ल राजा आते हैं उन्हें कहते हैं लेटर मुग़ल पीरियड या फिर डिक्लाइन ऑफ मुग़ल पीरियड। होता क्या था कि 1507 के बाद जितने भी राजा आए वो सब कमज़ोर हुआ करते थे, मतलब ब्रिटिश के अंदर में दबाव में प्रेशर में आके कोई फ़ैसला वो नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। वो हम आगे देखेंगे मॉडर्न इंडिया में चीज़ें कैसे आगे बढ़ी और कैसे ब्रिटिश ने पूरे इंडिया को धीरे धीरे करके कैप्चर करा। सो वेल, बाबर आया पहली बार इंडिया में और उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत करके इब्राहिम लोदी को हरा दिया। फिर उसके बाद सेकेंड जो राजा आया था वो आया था हुमायूं। हुमायूं के बारे में कहते हैं कि हुमायूं को एक बार टॉपल कर दिया था शेर शाह सूरी ने। यानी शेर शाह सूरी आपको पता ही होगा, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड बनवाया इंडिया में, उसने टॉपल कर दिया था मुग़ल डायनेस्टी को थोड़े टाइम तक के लिए। लेकिन अकबर को आया फिर गुस्सा, अकबर आया और फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में इसे हरा दिया और फिर से ये राजगद्दी पे आ गया, यानी फिर से मुग़ल डायनेस्टी आ गई। चौथा जो राजा था बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर आया। जहांगीर के बाद आया शाहजहां, शाहजहां के बाद आया औरंगजेब। औरंगजेब की मौत के बाद यानी 1707 के बाद जो मुग़ल था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता गया और फिर थोड़े टाइम के बाद अपनी EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश इंडिया कंपनी आ गई और फिर उसके बाद सबके पावर यानी सबके पर काटने लग गई और खुद पावर में आ गई। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है चैप्टर में। सो वेल, आगे बढ़े तो हम ये देखेंगे चैप्टर में कि 1206 में दिल्ली सल्तनत के साथ साथ सूफ़ी का भी विकास होने लग गया इंडिया में, और सूफ़ी सेंट्स भी आए इंडिया में, जो कि आपने नाम सुना होगा ख्वाजा मोहम्मद-उद्दीन चिश्ती, जो कि अफ़गानिस्तान से आए थे और जिन्होंने आपने कभी सुना होगा सूफ़ी सॉन्ग्स वगैरह ये सब, तो ये उनकी ही देन है। सो वेल, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो जो चैप्टर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 चैप्टर हैं पूरे किताब में। और जो पहला चैप्टर है जो आज हम कर रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंस देता है नेम पे, यानी जो इंडिया का नाम है हिंदुस्तान उस पे। और फिर सेकंड चैप्टर की बात करूँ तो न्यू किंगडम, यानी जो 750 से लेके 1000 तक का जो टाइम फ्रेम जो मैंने आपको अभी बताया यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद 1000 के बाद यानी 1206 से लेके 1526 तक का, और फिर 1526 से लेकर 1707 तक का। पूरे चैप्टर पूरे किताब में ये जो 3 चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसी के साथ साथ एक 10th, क्योंकि जो 10th है ये हमें पूरी बताता है EIC के बारे में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उसके तौर तरीके, 18th सेंचुरी में कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ मुग़ल का, और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में आई। सो वेल, 5th, 6th, 7th और 8th और 9th की बात करूँ तो ये आर्ट एंड कल्चर का चैप्टर है, जो कि हम देखेंगे बिल्डिंग्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, फिर उसके इकोनॉमी के बारे में, सोशल रिलीजन के बारे में। सो ये आर्ट एंड कल्चर का ही टॉपिक है। और 5, 6, 7, 8, 9 को हम कहते हैं सोशियो कल्चर हिस्ट्री, यानी जो सोशियो पॉलिटिकल कल्चर वगैरह के बारे में बताएं उस हिस्ट्री को हम कहते हैं सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री। सो वेल, अब आगे बढ़ते हैं। जो इस चैप्टर में दे रखा है कि जो हिंदुस्तान शब्द आया वो उसका ओरिजिन कहाँ से था और चीज़ें कैसे बढ़ी। सो वेल, आपको भी पता है ये हमारा इंडिया है और ये
अरेबियन सी है। और जब इस्लाम का ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, सो वेल आपको ही पता है कि लोग यहाँ से मूव करने लग गए। कोई ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है, और जैसे कि यहाँ पे हमारी सिंधु नदी हुआ करती है, यानी इंडस रिवर। सो वेल जब लोगों ने धीरे धीरे करके माइग्रेट करना स्टार्ट किया और सिंधु नदी के पास आए, तो उन्होंने ये कहा कि इस नदी के पार जो लोग रहते हैं वो हिंदू लोग हैं, और उनका जो स्थान है उसे कहते हैं हिंदुस्तान। सो इंडिया का जो नाम है हिंदुस्तान, तो वो यहाँ से आया। इससे पहले मैंने आपको एंशिएंट इंडिया में बताया था भारत कहाँ से आया, भारत जो राजा हुआ करता था ऋग्वेद में वगैरह। तो चीज़ों को रिलेट करना सीखिए, क्योंकि किताब से ज़्यादा आपका दिमाग काम आने वाला है। हिस्ट्री के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। तो अब देखिए कि 750 में इसके अलावा क्या हुआ था, 1226 में चीज़ें कैसे आगे बढ़ी, फिर उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी आई, फिर क्या कल्चर था, कैसे रहते थे, कैसा घर बनाया, यानी कैसी सोसाइटी बनाई, कैसे इन्वायरमेंट क्रिएट किया इंडिया में, और इंडिया पे उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। खुद से सोचिए, खुद से करिए, और वही लास्ट में फ़ायदा होता है। सो इसके बाद एक और मैपिंग वगैरह की मैं बात करूं, तो मैपिंग वगैरह के लिए आपको जो बुक में एक नाम है कार्टोग्राफर, CARTOGRAPHER, जो बंदे मैप्स वगैरह पे काम करते हैं उन्हें कहते हैं कार्टोग्राफर। जो फ़ोटो पे काम करते हैं उन्हें कहते हैं फ़ोटोग्राफर। और वैसे ही वगैरह मैंने 2 चीज़ें रिलेट करा। सो कार्टो मीन्स मैप और ग्राफर मीन्स उसे ग्राफ करने वाले। किताब में 2 मैप दे रखे हैं शायद एंशिएंट के। एक्चुअली वो एंशिएंट के नहीं है। एक तो आपका इद्रिशी ने लिखा था, बनाया था 750 के अराउंड, और एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था जिन्होंने 1780s के आसपास मैप बनाया था इंडिया का। उसके मैप में इंडिया ऐसे है और श्रीलंका ऐसे है, उसको उल्टा करके देखिएगा तब जाके समझ आएगा। और दूसरा तो काफ़ी अच्छा है, उसमें तो कन्नौज का सिग्निफिकेंस काफ़ी अच्छा दे रखा है, QANAUJ पे कन्नौज काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है उसमें दे रखा है। और फिर उसके बाद चैप्टर में और आगे बढ़ें तो हम ये देखेंगे कि पूरे चैप्टर में कैसे पॉलिटिकल चेंज हुआ, हिंदू से स्टार्ट करके इस्लाम लोग आए, रिलीजन चेंज हुआ, न्यू पॉलिसीज़ आई। फिर उसके बाद जितने भी आपके इन्होंने क्या डेवलप करा, बिल्डिंग्स वगैरह बनवाया, आगे मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखे, और फिर हमारे आर्ट एंड कल्चर पे क्या क्या इफ़ेक्ट डाला, वो सब हम आगे चैप्टर में देखेंगे। जैसे साउथ में आपको पता है कि जो साउथ में टेम्पल स्टाइल है वो दूसरा होता है, और हमारे नॉर्थ में दूसरा होता है। जो मैंने आपको एंशिएंट में बताया था, ये है नॉर्थ का और ये है साउथ का। तो इसे हम मंदिर का स्टाइल है ये थोड़ा। तो इन जो साउथ में जो आर्किटेक्चर वगैरह यूज़ होता है उसे कहते हैं द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि मुग़ल का जो गेट हुआ करता था, यानी जो टॉम्ब हुआ करता था, वो आर्क शेप में हुआ करता था बजाय गोल होने के, ये ऐसा हुआ करता था। और जो हिंदू लोग थे, हिंदू राजा थे, उनका जो दरबार होता था वो ऐसा हुआ करता था, यानी गेट। सो वेल ये सारी चीज़ें हम चैप्टर में देखेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ मुझे लगा नहीं इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये भी इंट्रोडक्शन था, यानी एक थीमेटिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग था आपके मिडिवल इंडिया का। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक तो नहीं इसमें, हाँ डेट्स और नाम है, लेकिन डेट्स और नाम की चिंता ना करें, मुझे पर्सनली पिन करें। अगर डेट्स और नाम में आपको दिक्कत आ रहा है, मैं एक शॉर्ट तरीका और बता दूंगा, और मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और वीडियो को जहाँ से जहाँ तक हो सकता है शेयर करिए, क्योंकि इससे आपके साथ साथ सबका भला होगा। क्योंकि फ्री में आजकल मुझे नहीं लगता कि कुछ होता भी है। मैंने ये इनिशिएटिव लिया है, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ साथ आगे बढ़िए और खूब पढ़िए और नाम कमाइए। सो वेल मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और कोई डाउट हो तो सीधा मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पे। बाकी चलिए फिर, थैंक यू, जय हिंद।